हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। सोशल स्टडीज यानी कि सामाजिक अध्ययन की बात करेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए है अनेकता में एकता, ऑप्शन बी है अशिक्षा, ऑप्शन सी है स्वावलंबन, ऑप्शन डी है प्रादेशिकता। तो भारतीय समाज की क्या विशेषता है? तो हमने देखा था कि हमारा भारत का समाज है, इसमें अनेकता में एकता है। यानी इसे हमारा धर्म अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, फिर भी सब एक साथ रहते हैं। तो भारतीय समाज की विशेषता है कि इसमें अनेकता में एकता है। ठीक है। अशिक्षा है ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि निगेटिव दर्शा रहा है। स्वावलंबन प्रादेशिकता ये भी नहीं होगा, से आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि भारत देश में भाषाएं, जाति और धर्मों की बहुलता है और सभी लोग एक साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। यानी कि हमारे भारत देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और एक साथ कैसे रहते हैं? प्रेम पूर्वक। और यही तथ्य हमारे भारत की समाज में अनेकता में एकता को दर्शाता है। यानी अलग अलग प्रकार के लोग एक साथ हैं, यानी अनेकता में एकता। तथा यही भारतीय समाज के क्या है? प्रमुख विशेषता है। हमारे भारत की प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें अनेकता में क्या है? एकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नगरीकरण परिणाम है, यानी कि जो नगरीकरण है वो किसका परिणाम है? ऑप्शन ए है शैक्षिक विकास का, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास का, ऑप्शन सी है ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, ऑप्शन डी है कृषि विकास का। तो हमारा जो ये नगरीकरण होता है ये होता क्या है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि गाँव से जो नगरों की ओर जनसंख्या जा रही है उसे ही हम नगरीकरण कहते हैं। लोग कहते नहीं कि नगरीकरण बहुत हो रहा है, यानी कि गाँव की जो जनसंख्या है वो कहाँ जा रही है? नगरों की तरफ। और क्यों जा रही है? इसके कई सारे कारण हैं। एक तो औद्योगिकरण के कारण जा रही है, उसे रोजगार मिल रहे हैं शहर में, गाँव में नहीं मिल रहे इसलिए जा रही है। दूसरे सुख सुविधाएं उनसे वंचित इंसान है, वो पाना चाहता है इसलिए शहरों की तरफ जा रहा है। गाँव में लाइट बिजली अब तो मुश्किल से कुछ गाँव ऐसे ही होंगे, लेकिन कुछ गाँव भी अब भी हैं जहाँ ऐसी जो सुविधाएं वो नहीं प्रदान की जा रही है, इसीलिए इंसान शहर की तरफ जा रहा है। लेकिन मुख्य कारण है औद्योगिकरण, मुख्य कारण है जनसंख्या का शहर की तरफ पलायन करना, कि किसके लिए? रोजगार के लिए वो जा रही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नगरीकरण परिणाम है गाँव से नगरों की ओर जनसंख्या का जाना। हमारी व्याख्या भी है कि नगरीकरण का तात्पर्य है कि वह स्थान जहाँ सभी प्रकार की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति है, ग्रामीण जनसंख्या का पलायन होना। यानी शहरों में हमें सारी हमारी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं, हमें वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो हम पाना चाहते हैं। ठीक है, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वहाँ हम पलायन करते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरी तरफ जाना यानी कि पलायन करना। नेक्स्ट हमारा है कि क्षेत्रीयतावाद का मुख्य कारण है। क्षेत्रीयतावाद का क्या कारण है? ऑप्शन ए है गरीबी है, ऑप्शन बी है कि समाज में तनाव है, ऑप्शन सी है बेरोजगारी है और ऑप्शन डी है वैश्वीकरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक तनावों का। जो क्षेत्रीयतावाद है ये मुख्य कारण होता है सामाजिक तनावों का। व्याख्या भी है कि सामाजिक तनाव से क्षेत्रवाद को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। ठीक है, जो समाज में तनाव हो रहे हैं इनसे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। इसी सामाजिक तनाव के कारण हमारी भारतीय स्वतंत्रता में क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला और भारत और पाकिस्तान जैसे देशों का उदय हुआ। यानी कि समाज में तनाव इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि क्षेत्रतावाद को जिससे बढ़ावा मिल जाए, और इसका मुख्य जो एग्जाम्पल है वो भारत और पाकिस्तान है। यानी कि इतना ज़्यादा भारतीय स्वतंत्रता में जो हुआ था, समाज में तनाव हुए थे जिससे भारत और पाकिस्तान जैसे देशों का उदय हो गया था। तो क्षेत्रीयता का मुख्य कारण क्या होगा? तो सामाजिक तनाव होगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। जो सामाजिक अध्ययन का टीचर है उसको विषय वस्तु के साथ साथ और किसका ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन ए है कि शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं उनका, ऑप्शन बी है शिक्षा की जो विधियां होती हैं उनका, ऑप्शन सी है शिक्षण की तकनीकों का, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। एक सोशल साइंस का टीचर होने के नाते या फिर किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, इसमें सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो सोशल साइंस के टीचर होने के नाते आपको उसकी विषय वस्तु के साथ साथ उस आपके पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं उन्हें आपको ज्ञान होना चाहिए। क्या क्या टीचिंग मेथड हम प्रयोग कर सकते हैं उसका प्रयोग होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए। शिक्षा की क्या तकनीकें हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। यानी कि विषय वस्तु के साथ साथ
साथ आपको इन सब का सभी का होना चाहिए अच्छे से ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को शिक्षण तकनीकी शिक्षा के उद्देश्यों और शिक्षण विधियों का होना चाहिए ज्ञान, ताकि शिक्षण अध्ययन को कैसे चला सके, आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से हम चला सकें। नेक्स्ट है कि भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है। भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी फैल रही है तो इस चारों में से एक कारण है जो नहीं है, बाकी सारे कारण है। तो आपसे नहीं वाला पूछा है तो बताइए। ऑप्शन ए है बेरोजगारी। बेरोजगारी बिल्कुल सही कारण है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैल रही है, लोगों को रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा है, इसीलिए भारत में जो गरीबी है वो फैल रही है। अगर आप सबके पास रोजगार होगा, सब कमाएंगे, तो कॉमन सी बात है भारत में गरीबी होगी ही नहीं। लेकिन बेरोजगारी ही इतनी ज़्यादा है कि गरीबी होना तो स्वाभाविक ही है, तो मुख्य कारण भी बेरोजगारी आता है। सेकेंड है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। ये भी बिल्कुल सही बात है, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। पहले आपने देखा था कितने कम लोग थे, अब तो हर प्रति मिनट में इतने ज़्यादा लोग हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि भारत में गरीबी की समस्या आ गई है। तो बेरोजगारी है और तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, इसके लिए सरकार कई सारे कार्यक्रम भी चला रही है, जैसे कि हम दो हमारे दो, दो बच्चे घर में अच्छे। तो वो क्यों चला रही है? इसलिए कि भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से ना हो। थर्ड है शिक्षा और फोर्थ है बृहत परिवार। शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा के द्वारा तो गरीबी को कम किया जा सकता है। अगर हम सभी को शिक्षा प्रदान करेंगे तो उसे पता चलेगा कि भारत में गरीबी के कारण बेरोजगारी है और तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, तो वो जनसंख्या को कम करने की कोशिश करेगा, रोजगार पाने की कोशिश करेगा, और ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभव है। यानी कि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के मस्तिष्क को बदला जा सकता है। तो शिक्षा जो होगी वो मुख्य कारण नहीं होगी, जबकि शिक्षा की जगह पे अशिक्षा होती तो अशिक्षा होती मुख्य कारण। लेकिन इसने नहीं पूछा था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। शिक्षा गरीबी का कारण नहीं है, गरीबी को दूर करने का कारण है शिक्षा। बृहत परिवार यानी कि बड़े बड़े परिवार, हाँ ये भी है गरीबी का मुख्य कारण। ठीक है, व्याख्या कह रही है हमारी कि शिक्षा के कारण गरीबी नहीं होती, बल्कि शिक्षा जो होती है वो गरीबी दूर करने का एकमात्र हथियार है। भारत में से अगर गरीबी को दूर किया जा सकता है तो वो सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही संभव है। यदि सभी लोग शिक्षित होंगे तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी, कि क्यों ना वो रोजगार करेंगे, कहीं ना कहीं वो काम करेंगे, और अगर अशिक्षित होंगे तो उन्हें पता ही नहीं होगा कैसे क्या करना है। ठीक है, गरीबी के लिए बेरोजगारी, वही किसके पास रोजगार ना हो, पैसे न कमाता हो, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि होना, बृहत परिवार जैसे कारक जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। यानी इन चारों में से एक हड़प्पा कालीन इमारत ऐसी है जिसे सर जॉन मार्शल ने कहा है विश्व का एक अद्भुत निर्माण। ऑप्शन ए है बृहत स्नानागार, ऑप्शन बी है अन्नागार, ऑप्शन सी है सभा भवन, और ऑप्शन डी है दुर्ग महल। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बृहत स्नानागार। हड़प्पा कालीन इमारत है वो है हमारी बृहत स्नानागार, जिसे सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। किसने कहा है? सर जॉन मार्शल ने। किसे कहा है? बृहत स्नानघर को क्या कहा है? एक अद्भुत निर्माण। क्या कैसी इमारत है? हड़प्पा कालीन इमारत है। ठीक है, तो हमारा 96 का ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा कि बृहत स्नानघर। व्याख्या भी है कि हड़प्पा काल में जो मोहनजोदड़ो थे वो बृहत स्नानघर के साथ छिपाए गए हैं। मोहनजोदड़ो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और कब की। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। ये कहाँ स्थित है? ये वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। कहाँ है? ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। कौन सी इमारत है? हड़प्पा काल की है। यहाँ क्या स्थित है? बृहत स्नानागार स्थित है, जिसे क्या कहा गया है? इसे अद्भुत निर्माण कहा गया है। किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल के द्वारा। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार सैंधव सभ्यता की संभवतः सबसे बड़ी इमारत थी। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जो अन्नागार थे ये सैंधव सभ्यता की क्या की? सबसे बड़ी इमारत थी। नेक्स्ट है कि भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, ये कथन किसका है? यानी कि हमारे भारत में क्या है? अनेकता में एकता है और एकता में अनेकता है। तो ये किसका कथन है? ऑप्शन ए है एल बॉशम का, ऑप्शन बी है बी स्मिथ का, ऑप्शन सी है मैक्स मूलर का, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन बी बीए स्मिथ का भारत में हमारे एकता में अनेकता है और अनेकता में एकता है, ये कथन जो है वो बीए स्मिथ का है। बीए स्मिथ ने कहा था कि इंडिया में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है। ठीक है, व्याख्या भी है कि बीए स्मिथ के अनुसार भारत की एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि इसमें से वो कौन सा सैंधव स्थल है जहां से हमें प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड के साक्ष्य। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। सही आंसर इसमें हमारे हो जाएगा ऑप्शन से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालीबंगा। निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो अग्निकुंड के जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखना। वहीं हड़प्पा जो है इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। ये भी पाकिस्तान में है और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है पाकिस्तान में। वहीं लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है गुजरात में, और ये कालीबंगा है ये राजस्थान में स्थित है घग्गर नदी के किनारे। इसमें वैसे हमें बोनस मार्क्स मिला था, क्यों मिला था, क्योंकि सैंधव स्थल जो कालीबंगा है वहां से क्या प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड के साक्ष्य। ये स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कौन से जिले में है, गंगानगर में। कौन सी नदी में है, घग्गर नदी में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य में मिले हैं। इस स्थल की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, और ये बी के थापर और बीबी लाल द्वारा 1961-82 में इसका उत्खनन किया गया था। इसके अलावा जो हड़प्पा और लोथल है वहाँ से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए इसमें हमें बोनस प्राप्त हुआ था। वैसे याद रखना कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान के गंगानगर जिले में है। कौन सी नदी के है, वहाँ पे घग्गर नदी है। अग्निकुंड के यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। कालीबंगा की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी, 1952 में की थी। वहीं बी के थापर और बीबी लाल ने 1961 और 1962 में इसका उत्खनन किया था। इसके अलावा हड़प्पा और लोथल में भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, यानी जो हिंद यूनानी शासक है उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसका मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है जो यात्री है उनका वृत्तांत, ऑप्शन बी है सिक्के, ऑप्शन सी है बौद्ध, और ऑप्शन डी है जैन साहित्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्के। जो हिंद यूनानी शासक हैं उनके बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो सिक्के हैं, कॉइन्स वगैरह है, जिसे हिंद यूनानी शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक शासकों के बारे में जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो सिक्के होते हैं, क्योंकि हिंद यूनानी शासकों ने ही सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था। आपसे पूछे कि भारत में सोने का सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किसने किया, तो हिंद यूनानी शासकों ने किया। ठीक है, इसीलिए हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है सिक्कों के माध्यम से, और हिंद यूनानी ने ही सबसे पहले भारत में सिक्कों का प्रचलन किया था। नेक्स्ट है कि गीता है, यानी कि जो गीता है ये कौन है। ऑप्शन ए है वेद है, ऑप्शन बी है स्वतंत्र महाकाव्य है, ऑप्शन सी है रामायण का एक भाग है, और ऑप्शन डी है महाभारत का एक भाग है। तो हमें पता है कि जो महाभारत हुई थी उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, और उन उपदेशों में ही गीता का हुआ है। तो महाभारत का एक भाग है गीता। गीता क्या है, गीता महाभारत का एक भाग है। ठीक है, रामायण का होगा नहीं, वेद स्वतंत्र महाकाव्य है नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गीता है महाभारत का एक भाग, इससे आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाभारत का एक भाग। व्याख्या भी है कि गीता जो है वो हमारी महाभारत का एक भाग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दो हमारे पास महाकाव्य हैं, एक है हमारा महाभारत, एक है
रामायण, उसमें और इनमें सबसे बड़ा विश्व का महाकाव्य है बड़ा, वो है महाभारत। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। कितने हैं? 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख श्लोक हैं महाभारत में। ठीक है, तो गीता महाभारत का एक पार्ट है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य और इसमें 1 लाख श्लोक हैं। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र है, यानी कि गुप्त काल में सुदूर जो पश्चिम था उसमें प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन है? ऑप्शन ए है विदिशा, ऑप्शन बी है पुरुषपुर, ऑप्शन सी है अक्षस्त्र, ऑप्शन डी है पैठन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैठन। गुप्त काल में जो सुदूर पश्चिम है उसमें जो व्यापारिक प्रसिद्ध केंद्र है वो कौन सा है? वो पैठन है। व्याख्या भी है कि गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र जो है वो पैठन था, जो कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। इसका एक अन्य नाम प्रतिष्ठान भी था। गुजरात राज्य में स्थित है प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र जिसका नाम है पैठन। ठीक है, इसका एक अन्य नाम है प्रतिष्ठान भी है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ऑप्शन ए है सांची स्तंभ से, ऑप्शन बी है सारनाथ स्तंभ से, ऑप्शन सी है इलाहाबाद स्तंभ से, ऑप्शन डी है लुम्बिनी स्तंभ से। तो बताइए भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक स्तंभ है जिसमें 4 सिंह दिखाए गए हैं और भी सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। व्याख्या है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। इस चिन्ह में 4 शेर और एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए बैठे हैं। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया गया था। इस राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा है राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो कि लिया गया है मुंडकोपनिषद से। एक नहीं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन इससे बनते हैं। पहला बनता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वो है अशोक स्तंभ। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। इस चिन्ह में कितने शेर हैं? तो 4 शेर हैं। कैसे बैठे हैं? एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए। इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब घोषित किया गया था? तो इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया गया था। इस राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे क्या लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते जो है ये क्या है हमारा? ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। ये कहाँ से लिया गया? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 सिर हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए बैठे हैं। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया गया। इसके नीचे लिखा है राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो कि लिया गया है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है कि जो लोग थे वो जो घर था उसमें ताला नहीं लगाते थे? तो ये फाहान ने किस शासक के बारे में लिखा? ऑप्शन ए है रामगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इनमें से एक शासक ऐसा था जिसके शासनकाल में इतनी समृद्धि थी, इतने अच्छे लोग लेते थे कि लोग घरों में ताला ही नहीं लगाते थे। तो फाहान ने किसके बारे में लिखा है? तो इससे आपको एक और क्वेश्चन पता चल जाएगा कि फाहान इनके शासनकाल में आए थे। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त सेकेंड यानी कि विक्रमादित्य। जो लोग थे वो अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे और ये फाहान ने लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते थे। इनके शासनकाल में फाहान आए थे और उन्होंने लिखा था कि इनके शासनकाल में लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। ठीक है, वहीं जो ये समुद्रगुप्त थे इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। हमारी व्याख्या भी है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री जो फाहान थे वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के समय उनके दरबार में आए थे। फाहान ने यहाँ के समाज का वर्णन अपनी पुस्तक में लिखा तथा बताया है कि भारतीय लोगों का आचरण बहुत अच्छा होता था और वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। ठीक है,
जो फाहन था वो कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम क्या था? विक्रमादित्य। और फाहन ने इनके समाज का वर्णन अपनी पुस्तक में लिखा और बताया कि हमारे भारत के लोगों का आचरण इतना अच्छा था उस समय कि वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस शासक के शासन के अंतर्गत बने थे? ऑप्शन ए है पल्लव, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है चालुक्य, ऑप्शन डी है काकतीय। तो बताइए महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर कौन से शासक के अंतर्गत बने थे? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पल्लव। जो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर थे वो पल्लव शासक के अंतर्गत बने थे। किसके? पल्लव के अंतर्गत। किसके प्रसिद्ध मंदिर? महाबलीपुरम के। जो महाबलीपुरम है इसके बहुत ज़्यादा फेमस जो टेम्पल्स हैं वो बने थे पल्लव शासक के अंतर्गत। तो आप ये याद रखना, ठीक है। पल्लव महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के अंतर्गत बने थे? तो पल्लव शासक के अंतर्गत बने थे। हमारा व्याख्या भी कह रही है कि महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये स्थल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कई क्वेश्चन बनते हैं कि महाबलीपुरम है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई है, ठीक है। ये स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्थल प्रसिद्ध है मंदिरों के लिए। रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव वंश ने करवाया था रथ मंदिर का निर्माण। और इसके शासक कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ये पल्लव वंश के थे। ये तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल्स ये थे। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? ऑप्शन ए है महाजनपद काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है कुषाण काल, ऑप्शन डी है मौर्य काल। तो बताइए कि भारत के इतिहास में पहली बार लोगों का जन्म और मृत्यु हुई थी, इसका पंजीयन किस काल में किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य काल में। भारत के इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीयन किया गया और ये मौर्य काल में किया गया था। कौन से काल में? मौर्य काल में किया गया था, ठीक है। मौर्य काल जो था इसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्हें ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद को पराजित करते, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, उसे मारकर या उसे पराजित करके मौर्य काल की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य विष्णुगुप्त इनकी सहायता से। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था और उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी थी। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही आए थे सेलुकस निकेटर के राजदूत, जिनका नाम क्या था? मेगस्थनीज, जिसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। ये भी याद रखना, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए थे। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक ने शासन किया था और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ठीक है। तो मौर्य काल हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि मौर्य काल में पहली बार भारत में जनगणना कराई गई। इसके तहत लोगों ने पहली बार जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो ज्ञात जनसंख्या है उसके आधार पर उचित कर व्यवस्था को लागू करें। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। तो बताइए जो हमारा पहली बार भारत में जनगणना कराई गई थी किसके शासनकाल में? मौर्य काल में कराई गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इसकी स्थापना उन्होंने की थी। इसके तहत लोगों ने पहली बार जन्म और मृत्यु का पंजीयन कराया था। इसका उद्देश्य क्या था कि हमारी जो जनसंख्या हमें पता है उसके आधार पर जो उचित व्यवस्था है वो लागू की जा सके। पर ये करवाई जनसंख्या क्यों कराई जाती है? कि हमें पता चले कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, कैसे क्या हुआ है, ठीक है। इस तरह से प्रोग्राम्स को लागू कर सकें, इसीलिए कराई जाती है। क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन डी है अजमेर में। बताइए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ था? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी में। जो शेख सलीम चिश्ती थे इनका मकबरा जो है वो फतेहपुर सिकरी में स्थित है, ठीक है। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा में स्थित है ताजमहल, जिसे बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है। दिल्ली में 1911 में भारत की राजधानी बनी थी
और अजमेर जो है ये राजस्थान में स्थित है और फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। व्याख्या भी कह रही है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ये अकबर के समकालीन थे और इन्हीं के आशीर्वाद से सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था। शेख सलीम चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। शेख सलीम चिश्ती किसके शिष्य थे? मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ये अकबर के कौन थे? शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे और इनके आशीर्वाद से जो अकबर था उनके पुत्र था जिनका नाम था जहांगीर, उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए जहांगीर को सलीम नबी के नाम से भी जाना जाता था। इनने सलीम भी का नाम रखा था। शेख सलीम चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। शेख सलीम चिश्ती के गुरु का नाम क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती है। बहुत सारे क्वेश्चन से आपको ये लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है कि नूहे सिपीर के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन सी है दारा सिकोह, ऑप्शन डी है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो बताइए नूहे सिपीर के रचनाकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। नूहे सिपीर की रचना अमीर खुसरो हैं। ठीक है, अमीर खुसरो ने नूहे सिपीर की रचना की थी। व्याख्या भी है कि नूहे सिपीर की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। अमीर खुसरो के सल्तनत काल में 7 सुल्तानों का शासन हुआ था। नूहे सिपीर के अलावा इनके अन्य पुस्तक है आशिका, ख्वाइजुल फतेह, तुगलकनामा आदि। ठीक है, तो नूहे सिपीर की रचना किसने की थी? वो अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो के सल्तनत काल में कितने शासनकाल देखे थे उसने? अपने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। और अन्य पुस्तकें क्या हैं? आशिका है, ख्वाजाइनुल फतूही है, तुगलकनामा है, ये सारी की सारी बहुत ही फेमस हैं। तो नूहे सिपीर है, आशिका है, ख्वाइजुल फतेह है, तुगलकनामा है, ये सब किसकी रचना है? ये अमीर खुसरो की है। और इन्होंने कितने सुल्तानों का शासन देखा था? 7 देखा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन ए है गुलबर्गा, ऑप्शन बी है गोलकुंडा, ऑप्शन सी है बीजापुर और ऑप्शन डी है बिदर। तो बताइए दक्षिण भारत में जो चिश्ती सिलसिले थे इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए गुलबर्गा। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र गुलबर्गा है। व्याख्या भी है कि दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की स्थापना 1340 ईस्वी में बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी। दक्षिण में चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र गुलबर्गा है जो कि कर्नाटक में था। ठीक है, तो चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? 1340 में बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी। दक्षिण में चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र गुलबर्गा है जो कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पर हम भूल जाते हैं। तो फिर से देख लीजिए कि दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की स्थापना 1340 में बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी और दक्षिण में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र गुलबर्गा कर्नाटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? ऑप्शन ए है सांभर, ऑप्शन बी है अम्बेर, ऑप्शन सी है नारायण, ऑप्शन डी है पुष्कर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नारायण। संत दादू की मृत्यु नारायण स्थल पर हुई। कहाँ हुई थी? नारायण स्थल पर। व्याख्या भी है कि जो संत दादू दयाल से इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी को राजस्थान के अजमेर के समीप नारायण नामक स्थान पर हुई थी। संत दादू जो थे, संत दादू दयाल इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1603 में। कहाँ थी? राजस्थान के अजमेर के समीप नारायण नामक स्थान पर, याद रखना। नेक्स्ट है कि संत जम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पीपासार, ऑप्शन बी है गागरोन, ऑप्शन सी है जेतारण, ऑप्शन डी है नागौर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पीपासर। जो संत जम्भोजी थे इनका जन्म जो था वो पीपासर में हुआ था। व्याख्या भी है कि विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक थे संत जम्भोजी को गुरु जाम्भेश्वर भगवान भी कहा जाता था और इनका जन्म 1491 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। इनका मकबरा राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। तो जो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे संत जम्भोजी, इनका गुरु जम्भेश्वर भगवान भी कहते थे।
तो संत जम्भोजी को क्या कहते थे? गुरु जम्बेश्वर भगवान। ये कहाँ के थे? बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक। इनका जन्म कब हुआ था? 1451 में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में। और इनका मकबरा कहाँ स्थित है? राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट है कि दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य? बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है गुलामी, ऑप्शन बी है फैक्ट्री, ऑप्शन सी है बंदरगाह, ऑप्शन डी है शुल्क मुक्त व्यापार। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुल्क मुक्त व्यापार। दस्तक शब्द से तात्पर्य होता है शुल्क मुक्त व्यापार। व्याख्या भी कह रही है कि दस्तक शब्द से तात्पर्य शुल्क मुक्त व्यापार से होता है। बंगाल में इसी दस्तक का प्रयोग करके ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया, जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो दस्तक शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो शुल्क मुक्त व्यापार। एक ऐसा व्यापार जो शुल्क मुक्त हो, तो शुल्क मुक्त व्यापार को ही क्या कहते हैं? दस्तक कहते हैं। और बंगाल में इसी दस्तक का प्रयोग करते हुए जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया गया था, जिसे किसने द्वारा समाप्त कर दिया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट है कि अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 से 1608 के समय वहां का शासक कौन था? जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, कब किया था? 1567 से 68 में किया था। तो उस समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन सी है जयमल और ऑप्शन डी है महाराणा अमर सिंह। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराणा उदय सिंह। जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया था अकबर के द्वारा 1567 और 68 में, तो उस समय वहां का शासक महाराणा उदय सिंह था। व्याख्या भी है कि अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय 1567-68 में वहाँ का शासक महाराणा उदय सिंह था और इनकी माता का नाम कर्णावती और पिता का नाम महाराणा सांगा था। और इस युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की विजय हुई थी। तो जो थे महाराणा उदय सिंह की माता का नाम था कर्णावती और पिता का नाम था महाराणा सांगा। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अकबर की। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? यानी कि कौन सा वो मुगल बादशाह था जिसके शासन जो काल था उसको हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर बादशाह थे मुगल काल में, इन्हें हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य पूछा गया है ना, साहित्य, तो साहित्य का स्वर्ण युग अकबर को कहेंगे। वहीं जो हमारे यहाँ जो चित्रकला थी, तो चित्रकला किसके शासनकाल में क्या सबसे ज़्यादा हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। तो चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं। वहीं जो शाहजहां थे, इन्होंने स्थापत्य युग में बहुत अच्छा कमाल किया था, तो स्थापत्य कला को स्वर्ण काल कहते थे, स्वर्ण युग कहते थे शाहजहां के शासनकाल। तो तीनों शासनकाल पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का पूछे तो साहित्य का अकबर के शासनकाल को स्वर्ण युग कहते हैं। अगर चित्रकला का स्वर्ण युग पूछे तो जहांगीर के शासनकाल को कहेंगे। और वहीं अगर स्थापत्य स्वर्ण युग पूछे स्थापत्य का, तो वो कहेंगे शाहजहां के शासनकाल को। वहीं मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी 1526 में, जब पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। उसके बाद हुमायूं आए थे, हुमायूं के बाद अकबर का शासनकाल आया, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। अकबर के बाद जहांगीर का शासनकाल आया, जिसे कहा गया चित्रकला का स्वर्ण युग। उसके बाद शाहजहां का शासनकाल आया, जिसे कहा गया स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। ये इनके पुत्र थे और ये इनके पुत्र थे। जहांगीर को सलीम भी कहा जाता था और शाहजहां का अन्य नाम खुर्रम भी था। ठीक है, औरंगजेब वगैरह ये भी फेमस थे, उसके बाद ज़्यादा फेमस नहीं आ रहे थे मुगल काल में। व्याख्या भी कह रही है कि मुगल बादशाह जो अकबर थे, इनके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। वहीं स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं और चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है कि कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए है मनुची, ऑप्शन बी है वर्नियर, ऑप्शन सी है थेवनॉट, ऑप्शन डी है ट्रेवरनियर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी ट्रेवरनियर। ठीक है, कौन से फ्रांसीसी यात्री थे? जो ट्रेवरनियर एक फ्रांसीसी यात्री थे, इन्होंने 6 बार भारत की यात्रा की थी। आपसे पूछे कि 6 बार भारत की यात्रा किसने की? ट्रेवरनियर ने। कौन से यात्री थे? फ्रांसीसी यात्री थे। व्याख्या भी है कि ट्रेवरनियर जो एक थे वो एक फ्रांसीसी यात्री थे। इन्होंने मुगल काल में भारत की 6 बार यात्रा की थी। कब की थी? 6 बार। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनों श्रेणियों में उल्लेख किया है? यानी कि जो मनसबदार थे इनको कितने श्रेणियों में बांटा है आईने अकबरी में अबुल फजल ने? ऑप्शन ए है 22 22, ऑप्शन बी है 33 33, ऑप्शन सी है 44 44, ऑप्शन डी है 66 यानी कि 66। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? अबुल फजल है। इसमें मनसबदारों को इन्होंने 33 श्रेणियों का उल्लेख किया है। ठीक है, व्याख्या भी है कि आईने अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। इस पुस्तक में प्रशासन संबंधी जो बातें थी उनका उल्लेख किया गया है। इसमें मनसबदारियों की 33 श्रेणियों का उल्लेख है। मनसबदारियों की कितनी श्रेणियां हैं? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है नाना साहब, ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाना साहब। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, जहां अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। और वहीं इसमें कानपुर में नेतृत्व नाना साहब ने किया। और कई बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में कानपुर में नाना साहब ने किया, वहीं झांसी से लक्ष्मीबाई ने किया था। ये भी याद रखना। व्याख्या है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहब ने किया। तो वो आपसे पूछे कि कानपुर में किसने किया था? तो कान यानी कि नाना, ना आ रहा है तो नाना, नाना साहब ने किया था कानपुर में। कान में किसके दर्द होती रहती है? नाना के दर्द होती रहती है। ठीक है, तो कानपुर से किया था नाना साहब ने नेतृत्व। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे थे और नाना साहब के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे। नाना साहब का मूल नाम घोंडू पंत था और 1857 की क्रांति अन्य कई जगहों पर भी हुई थी। तो याद रखना है आपको कि कानपुर में गया था नाना साहब में, क्योंकि नाना के कान में दर्द होता है इसीलिए। बाकी जगह से किसने कहाँ से किया था वो भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्थान दिए गए हैं और ये नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं। जैसे कि कानपुर से नाना साहब ने किया था क्योंकि नाना के कान में दर्द हो रहा था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ बेगम हजरत महल। अब लखनऊ हमारा है ही नवाबों का शहर, और बेगम से बढ़कर कौन नवाब होंगी भैया? हजरत महल। बताइए, हजरत मतलब चाह, इसे देखने की हमारी चाह थी। तो लखनऊ से हजरत महल ने किया था। फिर जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर, बेचारे कुंवारे थे, जगदीश कुंवारे, कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर से। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। लियाकत अली ने किया था। वहीं फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया है और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। तो ये भी याद रखना, इलाहाबाद जिसका वर्तमान में नाम है प्रयागराज और फैजाबाद जिसका वर्तमान में नाम है अयोध्या। ठीक है, ये मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। इसका नाम चेंज इसलिए हुआ क्योंकि पहले भी इसका नाम यही था। पहले भी हम इलाहाबाद को प्रयागराज ही कहते थे। प्रयागराज के नाम बाद इसका नाम इलाहाबाद हुआ और फिर अब इसका नाम इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया। वहीं अयोध्या का नाम फैजाबाद रखा गया था और फैजाबाद से फिर अयोध्या हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कानपुर से नाना साहब ने किया था क्योंकि नाना के कान में दर्द होता था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ नवाबों का शहर कहते हैं, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, तो बेगम हजरत महल ही कर सकती हैं। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ से किया था खान बहादुर खान और बहादुर शाह सेकंड ने। किसने किया था? खान बहादुर खान और बहादुर शाह सेकंड ने। वहीं बरेली, झुमकों का शहर बरेली, ये हमारे वहाँ है, उत्तर प्रदेश में है और ये खान बहादुर खान ने यहाँ से भी इसका नेतृत्व किया था। तो सभी लोग याद रखना, लखनऊ
लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, कानपुर से नाना साहब ने, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, इलाहाबाद से लियाकत अली ने, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला और अहमदुल्ला ने, दिल्ली से खान बहादुर खान और बहादुर शाह सेकंड ने, और बरेली से खान बहादुर खान ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं, यानी कि जो माझा प्रवास जो थी वो 1857 के दौरान लिखी गई थी, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और अलग अलग जगह से लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विष्णु भट्ट गोडसे, ऑप्शन बी है सीताराम पांडे, ऑप्शन सी है नारगेट और ऑप्शन डी है मंगल पांडे। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु भट्ट गोडसे। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक है माझा प्रवास और माझा प्रवास के लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे। व्याख्या भी है कि 1857 के दौरान लिखी गई पुस्तक जो है माझा प्रवास, और इस माझा प्रवास के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे थे। नेक्स्ट है कि महान नागा महिला गिंडालुओं को रानी की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो महान नागा महिला थी गुंडालू, उसको रानी की उपाधि दी थी। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें सी जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महान नागा महिला गुंडालुओं को रानी की उपाधि दी थी। तो आपसे पूछे कि महान नागा महिला गुंडालुओं को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम कौन थे? प्रधानमंत्री थे। प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थी। ठीक है, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना। वही जो ये महात्मा गांधी है भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। व्याख्या भी कह रही है कि महान नागा महिला रानी गुंडालुओं ने मणिपुर में जियारंग आंदोलन का नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। तो महान नागा महिला रानी गुंडालुओं को रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू दी थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मणिपुर में जियारंग आंदोलन का नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी अंग्रेजी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजराती। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा जो थी वो गुजराती भाषा में लिखी थी। ठीक है, अब महात्मा गांधी जो कौन थे? महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे। इन्होंने कई सारे आंदोलन किए। ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे 9 जनवरी को, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, 1918 में इन्होंने खेड़ा किया था, 1920 में असहयोग किया था, और जो असहयोग आंदोलन था 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद क्या हो गया था? खत्म कर दिया गया था। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, इसमें इन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। व्याख्या भी है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा थी वो मूलतः गुजराती भाषा में लिखी थी। गांधी जी की आत्मकथा क्या थी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, इसकी आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई ने किया। तो आपसे पूछेंगे कि महात्मा गांधी ने अपनी कथा किस भाषा में लिखी? तो गुजराती भाषा में लिखी। इनकी आत्मकथा थी क्या? तो थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो महादेव देसाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? ऑप्शन ए है 1858, ऑप्शन बी है 1859, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी है 1861। ठीक है, यानी 1858, 1859, 1860, 1861। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1858, यानी कि 1858। 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश संसद ने अगले साल 1858 में कानून पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारों को छीन लिया था। व्याख्या भी है कि 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए। भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत की सत्ता को ब्रिटिश काउंसिल को दे दिया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की गई और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। यानी 1857 के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार के अधिकारों को छीना गया था और पहले वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग बनाए गए थे, क्योंकि वायसराय की नियुक्ति उसके बाद की जाने लगी थी। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि पहले वायसराय कब बने थे? तो वो बने थे 1858 के बाद लॉर्ड कैनिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लागू पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी है 26 जुलाई 1950। तो भारतीय संविधान जो था वो बनकर तो पहले ही तैयार कर दिया हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और हमसे लागू करना ही पूछ रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया और इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 3 क्वेश्चंस इससे बनते हैं। पहला कि भारतीय संविधान कब पूर्ण हुआ, तो ये 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया, यानी बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, यानी पूर्ण हो गया था। लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। बनने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान भाग 4 का अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 11, यानी कि 10, 12, 15, 11। तो कितने मूल कर्तव्य हैं? देखो, हमारे भारत के संविधान का 4 का है, जो कि हमारे अनुच्छेद 51A में है और इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। पहले ये नहीं थे। और 11 मूल कर्तव्य वर्णित है। पहले 10 थे, लेकिन फिर 11वां मूल कर्तव्य एक और जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, इसीलिए वर्तमान में 11 है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो कौन से भाग में है, तो भाग 4 के का में है। कौन से आर्टिकल यानी अनुच्छेद में है, तो 51 के ए में है। पहले थे? नहीं थे। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया, जो कि शिक्षा का अधिकार था। व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का में जो अनुच्छेद 51A है उसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। 42वें संविधान 1976 में संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। प्रारंभ में इतनी संख्या 10 थी, लेकिन अब वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने आपको डिटेल से बता दिए। आप हमें अभी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं होम एजुकेशन के नाम से अपने एग्जाम में विड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट है कि संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1940 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1930। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। मैंने कई बार बताया है कि संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी और इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो बनाए गए थे। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। वैसे सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, क्योंकि आप इतना कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, पर कमेंट बॉक्स में भी आप लिख देना जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई। इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं। व्याख्या भी है कि संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई और इस सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जो कि कहते थे अस्थायी। वहीं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 5। तो जो भारतीय संविधान में हमारे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में है। ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। पहले इनकी संख्या 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978, जिसमें
जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब संपत्ति के अधिकार को 300 के काम में डाल दिया गया एक विधिक अधिकार बनाकर। तो अब वर्तमान में कितनी संख्या हो गई, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, 6। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। पहले 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, इसीलिए 6 हो गई है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है, एक विधिक अधिकार है। कौस में डाल दिया गया है, 300 के काम में डाल दिया गया है। ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। कौन से भाग में है, भाग 3 में है। कौन से आर्टिकल में है, 12 से लेकर 35 तक में है। इसमें आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है प्रजातांत्रिक पद्धति, ऑप्शन बी है मूल अधिकार और कर्तव्य, ऑप्शन सी है प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ऑप्शन डी है स्वतंत्र न्यायपालिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि अगर हम हर एक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा दें, ना तुम्हारे में गरीबी होगी, ना बेरोजगारी होगी, ना ही जनसंख्या वृद्धि होगी, ना ही बाकी कोई डिफिकल्टीज होंगी। लेकिन यही तो देता नहीं है हमारा संविधान, की रोजगार की सुरक्षा ही नहीं देता। तो नहीं पूछा था तो यही हो जाएगा, बल्कि प्रजातांत्रिक पद्धति, हमारे मूल अधिकार, कर्तव्य और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सारी चीजें हमें प्रदान की जाती हैं। हमारी व्याख्या भी है कि संविधान प्रजातांत्रिक पद्धति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके अंतर्गत नागरिक कर्तव्य और अधिकारों को सुरक्षिता भी प्रदान करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी किसके अंतर्गत की गई थी, संविधान के। संविधान प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा की गारंटी नहीं प्रदान करता है। ठीक है, नहीं पूछा था तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए है 21 और 21, ऑप्शन बी है 26 26, ऑप्शन सी है 30 30, ऑप्शन डी है 25 25। तो बताइए राजस्थान में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचित सदस्य हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25। राजस्थान में लोकसभा के लिए 25 निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं, ये भी याद रखना। व्याख्या है कि राजस्थान में लोकसभा के लिए 25 सीटें और राज्यसभा के लिए 10 सीटें निर्धारित की गई हैं। 25 कितनी है लोकसभा के लिए, 10 कितनी है राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन ए है भारत के जो नागरिक हैं उनके द्वारा, ऑप्शन बी है संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा, और ऑप्शन डी है समस्त मुख्यमंत्रियों के द्वारा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत का राष्ट्रपति कैसा चुना जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं इनके द्वारा चुना जाता है। ये हमारे भाग जो है जिसमें हमारे संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट की चर्चा की गई उसमें है। वहीं आर्टिकल जो है 52 से लेकर 78 के बीच में आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। व्याख्या भी है कि भारत का राष्ट्रपति चुनाव के दोनों सदनों के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी पद्धति होती है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कैसी होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी पद्धति। ठीक है, और ये दोनों सदनों के सदस्य राज्यों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है। ऑप्शन ए है प्रमुख सेनाध्यक्ष, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी हमारा है प्रधानमंत्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारत का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भारत की, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ईजी है, कमेंट बॉक्स में बताया वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है। व्याख्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जल, थल और वायु का प्रधान सेनापति होता है। किसका, जल, थल और वायु का प्रधान सेनापति।
नेक्स्ट है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी डी है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो बताइए भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। व्याख्या भी है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं? 34 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, यानी कि राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है विपक्ष का नेता, ऑप्शन सी है गृह मंत्री, ऑप्शन डी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत का जो राज्यसभा है उसके सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इससे आप पता चलेगा कि आपको कितना किसके बारे में पता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कौन कितने बताता है। ठीक है, तो जिससे हमें पता चलेगा किसको कितना आता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। व्याख्या भी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का जो सदस्य है वो नहीं होता। इसका कार्यकाल सभापति के रूप में तब होता है जब उसका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू 8 अगस्त 2017 से हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो होता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। तो आपसे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वह राष्ट्रपति को देता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, परंतु क्या वो राज्यसभा का सदस्य होता है? तो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है ये मुझे बताइएगा। क्या वेंकैया नायडू ही या चेंज हो चुके हैं? ठीक है, कि बताइएगा आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है एशिया और ऑप्शन डी है एंटार्कटिका। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं और इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ठीक है, व्याख्या भी है कि पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। इनके क्षेत्रफल के घटने के क्रमशः हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो आपसे पूछे कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। कुल कितने महाद्वीप है? 7 है। कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यू आकार की घाटी निर्मित होती है। ऑप्शन ए है नदियों के द्वारा, ऑप्शन बी है हिमानी द्वारा, ऑप्शन सी है हवाओं द्वारा, ऑप्शन डी है भूमिगत जल द्वारा। ऑप्शन बी हिमानी द्वारा। जो यू आकार की घाटी होती है वे हिमानी द्वारा और जो बी आकार की घाटी होती है नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। यू आकार की घाटी पूछे यू तो ये हिमानी द्वारा होगी और नदियों के द्वारा बी आकार की घाटी निर्मित होती है। व्याख्या भी है कि यू आकार की घाटी जो है वो हिमानी के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट है परतें 3 चट्टानों में बनती हैं। ऑप्शन ए है आग्नेय, ऑप्शन बी है रूपांतरित, ऑप्शन सी है अपसादी, ऑप्शन डी है ए सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपसादी। जो ये परतें होती हैं ये किन चट्टानों में निर्मित होती हैं? ये अवसादी चट्टानों में निर्मित होती हैं। ठीक है, परतें किन चट्टानों में होती हैं? अवसादी चट्टानों में। व्याख्या भी है कि अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान कहते हैं क्योंकि इनमें परतें पाई जाती हैं। जो अवसादी चट्टानें होती हैं उन्हें किन चट्टानों के नाम से जाना जाता है? परतदार चट्टानों के नाम से, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती हैं? परतें। तो परतदार चट्टानों के नाम से जानते हैं अवसादी चट्टानों को, क्योंकि इनमें परतें पाई जाती हैं। और इसी प्रकार की चट्टानों में जीवाश्मों की उपस्थिति होती है। इसमें जीवाश्म ईंधन प्राप्त किया जाता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अक्षीय और अपरदन से निर्मित होती है। तो आपसे पूछेगा अवसादी चट्टानों को क्या कहते हैं? परतदार चट्टान। क्यों? क्योंकि इनमें परतें पाई जाती हैं और इनमें जीवाश्मों की उपस्थिति भी होती है, इसलिए इसमें जीवाश्म ईंधन प्राप्त किया जाता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अक्षीय और अपरदन से निर्मित
स्थापित होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये सब जियोग्राफी के क्वेश्चन से हमारा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है ओजोन मंडल, ऑप्शन डी है अयान मंडल। तो वायुमंडल में हमारे टोटल 5 परतें होती हैं। इसमें पूछा है कि सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। टोटल 5 परतें होती हैं जिसमें सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि इस तरह से हमारी ये परतें होती हैं। इस तरह से देखो दी गई हैं, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है, समताप के ऊपर मध्य मंडल है, फिर अयान मंडल है, बाहरी मंडल है। कितनी परतें हैं, टोटल 5 परतें हैं। कौन कौन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयान मंडल, बाहरी मंडल। पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर सबसे पहले हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के नजदीक क्षोभ मंडल है। इस मंडल में सभी प्रकार की ये जो होती है, इसमें सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे कि आंधी है, वर्षा है, तूफान है, बिजली का कड़कना है आदि। तो आपसे पूछेगा कि कौन सी ऐसी परत है जिसमें आंधी, वर्षा, तूफान, बिजली या कड़कना होती है, तो वो क्षोभ मंडल होती है। अर्थात क्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इस मंडल के ऊपर समताप मंडल उपस्थित होती है। इस मंडल में ताप समान होने से किसी प्रकार के प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए ये मंडल वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा यानी कि स्थिति उपलब्ध कराता है। तो जो हमारी प्राकृतिक दशाएं होती हैं वो किसमें होती हैं, क्षोभ मंडल में, किसमें नहीं होती हैं, समताप मंडल में। तो आपके लिए वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा कौन है, समताप मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। ऑप्शन ए है लाल सागर, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है हमारा मृत सागर और ऑप्शन डी है बाल्टिक सागर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृत सागर। विश्व में सबसे ज्यादा लवणता वाला सागर पूछे, सर्वाधिक लवणता वाला सागर पूछे तो वो मृत सागर है। कौन सा सागर है, मृत सागर। व्याख्या भी है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है। मृत सागर की लवणता कितनी होती है, 238% यानी 238% होती है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग संबंधित है। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है गंगा का मैदान, ऑप्शन सी है थार मरुस्थल, ऑप्शन डी है दक्षिण का पठार। तो बताइए इसमें से कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण का पठार। ठीक है, भारत का कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग से संबंधित है, तो भारत का जो दक्षिण का पठार के गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। कौन सा, दक्षिण का पठार किससे संबंधित है, गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। व्याख्या भी है कि भारत का दक्षिण का पठार जो है वो गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष कैसे हैं, सुंदरी, तो किस प्रकार के वनों में पाए जाएंगे। ऑप्शन ए है ज्वारी वन, ऑप्शन बी है शीतोष्ण वन, ऑप्शन सी है मरुस्थलीय वन, ऑप्शन डी है भूमध्य सागरीय वन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वारी वन। सुंदरी वृक्ष जो होते हैं वो ज्वारी वनों में पाए जाते हैं। कौन से वनों में पाए जाते हैं, ज्वारी वन में पाए जाते हैं। व्याख्या भी है कि सुंदरी वृक्ष ज्वारी वनों में पाए जाते हैं और इस प्रकार के वनों को सदाबहार वन कहते हैं और ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का ज्वारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, ज्वारी वनों में, और इस प्रकार के वनों को क्या कहते हैं, सदाबहार वन। और किस ज्वारी वन पाए जाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ऑप्शन ए है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, ऑप्शन सी है शीतलहर और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, इसका कारण हमारे होता है क्या, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। नेक्स्ट है सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है पेट्रो रसायन, ऑप्शन बी है सूती वस्त्र, ऑप्शन सी है रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन डी है सीमेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक। सिंदरी रासायनिक उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या भी है कि सिंदरी रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी झारखंड राज्य में स्थित है। ये भारत का पहला अमोनियम सल्फेट उत्पादन करने वाला रासायनिक उर्वरक उत्पादक केंद्र है।
नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी ब्यास। तो भाखड़ा नागल परियोजना ये सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, कौन पे है? सतलज नदी पर। व्याख्या भी है कि भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कैसी है? बहुउद्देशीय, यानी बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने वाली नदी घाटी परियोजना। ये परियोजना सतलज नदी पर निर्मित की गई है। इस परियोजना के द्वारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान ये सारी चीजें लाभान्वित होती हैं। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, सेकंड उदयपुर, थर्ड नागौर और डी है जयपुर। तो टंगस्टन का उत्पादन किसमें होता है? सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है। कहाँ होता है? राजस्थान के नागौर जिले में। व्याख्या भी है कि राजस्थान के नागौर जिले में टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। वहीं भीलवाड़ा तथा उदयपुर में चांदी उत्पादन और जयपुर में लोहा अयस्क का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। यह नाहरगढ़, सिटी पोलिस, जंतर मंतर स्थित है और ये लोहा अयस्क का उत्पादन किया जाता है। नागौर जिले में टंगस्टन और भीलवाड़ा और उदयपुर में चांदी उत्पादन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है कि वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। ऑप्शन ए है सिंचाई के लिए, ऑप्शन बी है कृषि के लिए, ऑप्शन सी है जल विद्युत उत्पादन के लिए और ऑप्शन डी है भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए। तो वर्षा जल संग्रहण जो होता है वो भूमिगत जल स्तर को सुधारने के में लाभदायक होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए वर्षा जल संग्रहण जो है वो लाभदायक होता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में स्थित राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और वाड़नेर ये राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित शहर हैं। नेक्स्ट है कि आरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है, यानी कि जो आरावली है इसका दूसरा उच्चतम शिखर है। ऑप्शन ए जरगा, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है तारागढ़, ऑप्शन डी है अचलगढ़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या भी है कि आरावली का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर शेर यानी कि सिरोही जिला है। इस पर्वतमाला की ऊंचाई गुरु शिखर आबू सिरोही जिला है और अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी पर्वतमाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही आप हमारे होम एजुकेशन को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। थैंक यू।